श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या एक प्रकार का निबंध है? इसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। विश्व के दांत क्या एक प्रकार का कहानी है? इसके लेखक ननील विलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे क्या है? एक भाषण है। इसके लेखक मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये क्या एक प्रकार का ललित निबंध? इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि क्या एक प्रकार का निबंध है? बहादुर क्या एक प्रकार का कहानी है? इसके लेखक कौन है? अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन क्या एक प्रकार का निबंध? इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। जीत जीत मैं निरखत हूँ ये क्या एक प्रकार का साक्षात्कार है? इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। अगला अभिनय क्या एक प्रकार का ललित रचना है? इसके लेखक अशोक वाजपेयी। मछली क्या एक प्रकार की कहानी है? इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। नौबत खाने में इबादत क्या एक व्यक्तिगत चित्र है? इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति क्या एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र? इसके लेखक है महात्मा गांधी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ? महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में। अगला इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गया? अमेरिका और लंदन से प्राप्त की। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ललई यादव ने किया। ललई सिंह यादव ने किया है। बाबा साहब का निधन कब? 1956 में दिल्ली में हुआ। इनके 3 प्रेरक थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले। पहला क्वेश्चन लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? उत्तर लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। आजकल के भी लोग क्या जातिवाद में फंसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते? जातिवाद से जो बंधे हुए लोग हैं उसके बारे में क्या बोलते हैं? उन्होंने कहते हैं कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। आजकल के लोग जिसको जो काम करने में अच्छा लगता है उसी के वो काम करने में अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के लोग के जाति प्रथा में बन गया जिसको उसको पुराना काम करना पड़ता है, इसलिए इसमें कोई बुराई कम नहीं है। अगला जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर प्रमुख आपत्ति क्या है? लेखक जातिवाद के तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है? लेखक लेखक की इसमें क्या आपत्ति है जातिवाद के तर्क पर? आप लोग जानते हैं कि जातिवाद के आधार पर सब लोग एक दूसरे अपना पैतृक कार्य जो अपना पूर्वजों का कार्य वही कार्य करना पड़ता है। इसमें मनचाहा कार्य भी कोई नहीं कर सकता। इसमें साथ ही ऊंच नीच और भेदभाव उत्पन्न होता है। अगला जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। कैसे? क्योंकि आप लोग जानते हैं जाति कारण सबको एक पैतृक पेशे से बांध देती है जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक अपना कार्य नहीं चुन सकता। अगर उस काम करने में उसको जरा सा भी मन नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रकार से बेरोजगार हो जाएगा। अगला लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी भारी समस्या किसे मानते हैं? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा से उनके स्वाभाविक कार्य चुनने की अनुमति नहीं मिलती है। अगर उसको इच्छानुसार काम नहीं होगा तब वह क्या हो जाएगा? गरीब ही रहेगा। अगला लेखक ने पाठ में किन किन पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक रूप दिखाया है? लेखक ने जाति प्रथा को किन किन कारकों से हानिकारक रूप दिखाया है? लेखक इसमें कहते हैं कि जाति प्रथा क्या है? एक हानिकारक प्रथा है जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। इसमें उच्च नीच का भेदभाव होता है। अगला सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की आवश्यकता के लिए दूध और पानी मिश्रण जैसे भाईचारे को आवश्यक रखा है। सभी लोग को एक साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा और समाज के लिए काम करना पड़ेगा, तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगा।
अगला 20 के दांत, अगला 20 के दांत, इस पाठ के लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। इसका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी। कहाँ? पटना के बदरघाट में हुआ था। इसकी रचनाएं हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। ये जो 20 के दांत कहानी कहाँ से ली गई है? अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया है। सेन साहब की काले रंग की गाड़ी कौन रंग का कार है? काले रंग का। उस कितना का है? 7500 रुपये की थी। अगला, सेन साहब अपनी पुत्रियों को क्या समझते थे? कठपुतली समझते थे। क्या समझते थे? कठपुतली। और वह अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। गिरधर लाल किसके पिता थे? मदन के पिता। और सेन साहब का किरानी था। मदन को लट्टू घूमने का शौक था। लट्टू घुमा रहा था, तभी कासू से उसकी लड़ाई हो जाती है। मदन ने कासू ये खोखा के कितने दांत तोड़ दिए? 2 दांत तोड़ दिए थे। कासू सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का क्या था? तारा था। सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं? चोर और डाकू बनते हैं। ये 5 नंबरिया में भी आ सकता है। अगला, मदन और झोपड़ी वाले के बीच में लड़ाई में अधिकतर किसकी जीत होती है? महल वाले की हमेशा जीत होती है। कहानी किसके बीच की है? महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच की है। घर के सभी मामलों में कौन अपवाद था? कासू। सेन साहब की 5 पुत्रियों का क्या नाम था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली एवं आरती। और उसको पुत्र कितना था? 1 तो। कौन? खोखा। सेन साहब को कितना संतान था? कितना? 6 गो। और पुत्री के था? बेटी यानी 5 और लड़का 1। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे आधारित लैंगिक भेदभाव का वर्णन कीजिए। आप लोगों को पता है कि उसके जो बेटी थी उसको कठपुतली की तरह रखा जाता था, और इसको उसके बेटे को उद्दंड की तरह। उसके लिए भी क्या था? लड़कियों के लिए अलग कानून था और लड़कों के लिए अलग कानून था। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किस वजह? घर के सभी मामलों में अपवाद। उसका जन्म भी जब हुआ तब कोई भी उम्मीद नहीं था, और उसका नियम कानून भी अलग था। वह घर के सभी नियम मामलों में क्या था? अपवाद था। वह अपने अनुसार कार्य करता था, लेकिन लड़कियों का ऐसा आजादी भी नहीं था। सेन दंपति उस खोखा में कैसी संभावनाएं देखती थी? सेन दंपति यानी सेन साहब की पत्नी उसमें कैसी संभावनाएं देखती थी? उसको इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, और उसको उसी तरह का शिक्षा भी दिया जाता था। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि महल वाले कभी भी ये नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनकी कीमती सामान आपस में बंटे। मतलब महल वाला हमेशा क्या चाहता है? झोपड़ी वाले को नीचे दिखाने के लिए सोचते रहता है। अगला, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग में के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? कासू और मदन के झगड़े के बीच का कारण लट्टू का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि झोपड़े वाले लोग अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसे कि मदन ने कासू के 2 गो दांत तोड़ दिया था। आपकी दृष्टि से 20 के दांत का असली नायक कौन है? मुख्य पात्र कौन है? मेरी दृष्टि से इस कहानी का मुख्य पात्र मदन है, क्योंकि मदन सेन साहब से बिना डरे ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे का भी 2 दांत तोड़ देता है। अगला, कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू कौन है? कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा है। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता है। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उन्हें पूरा क्या कर दिया था? बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। सेन साहब इसके दांत कहानी के एक पात्र है। सेन साहब की 5 पुत्रियां एवं 1 पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर के अलग अलग नियम बनाए थे। वह अपने बुढ़ापे के आंखों का सहारा कौन था? उसका खोखा था। अगला,
मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन जो है 20 के दांत कहानी का एक प्रमुख पात्र है। यह कहानी का एक नायक है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है। जब कासू के गली में खेलने में मारा था तो उसका भी दांत क्या करते थे, 2-2 दांत तोड़ देता है। अगला, गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। गिरधर लाल 20 के दांत का एक पात्र है जो कि सेन साहब का किरानी और मदन का क्या एक पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है। अगला, भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक कौन है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, जिसका जन्म 6 सितंबर 1827 ईस्वी में हुआ, जर्मनी में हुआ था। इसके पिता का नाम विल्हेम मूलर था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तभी उसके पिताजी का क्या हो गया था, निधन हो गया था। इन्होंने हितोपदेश मेघदूत का हिंदी से जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। इसका निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। इस भाषण के अनुवादक कौन है, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इस कहानी में मैक्स मूलर ने भारत के बारे में बताते हुए हर पहलू से भारत को सबसे अच्छा देश बताया है। मैक्स मूलर के अनुसार सत्य, भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, ग्रह में, यानी कि गांव में हो सकता है। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, वेदांतियों का वेदांती कहा था। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किसकी उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि दिया था, लेकिन मैक्स मूलर ने उसे क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। समस्त भूमंडल से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश इसलिए कहा क्योंकि भारत में किसी भी संपदा तथा अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है। यह भारत का सौंदर्य भी काफी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करते रहता है। अगला, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकते हैं, ना कि मुंबई में और दिल्ली कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत का असली संस्कृति कहाँ मिलता है, ग्रामीणों में निहित है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व में किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिससे भारत के युवा सीख कर अपने भविष्य को भी उज्जवल कर सकता है। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या एक प्रकार का ललित निबंध है, क्या एक प्रकार का ललित निबंध है। इस पाठ के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सन 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में। इसे किस पुरस्कार से, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इसकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, पृथ्वीराज, रासो विचार और वितर्क, आलोक पर्व जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य आदि है। ये सब याद नहीं रहेगा। इसका मुख्य है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेखक को कितनी बेटी थी, एक बेटी थी। इंद्र का वज्र किससे बना है, दधीचि मुनि के हड्डी से बना है। आर्यों ने किसका आविष्कार किया है, लोहा का आविष्कार किया है। नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के सामने यह प्रश्न कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी पुत्री ने पूछा, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, उसके पास यानी पशुता वृत्ति को याद दिलाती। जब वह मानुष अवस्था में था तो उसका किस प्रकार से उपयोग करता था। अगला, लेखक द्वारा अस्त्र नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संभव है। लेखक द्वारा
नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना, जब वो किस रूप में थे, आदि मानव में थे तब तक ही देखना संभव है, क्योंकि तब पहले नाखून का इस्तेमाल अस्त्र शस्त्र रूप में किया जाता था। लेकिन आजकल तो बहुत खतरनाक खतरनाक बम हथियार का निर्माण हो गया, इसमें नाखून का प्रयोग हम अस्त्र के रूप में नहीं कर सकते हैं। अगला, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पास यानी पशुता का प्रतीक है, और वह सोचता है कि इसे काट कर हम मिटा देंगे, इसलिए मनुष्य बार बार नाखून को काटते रहता है। अगला, नागरी लिपि क्या एक प्रकार का निबंध है? इस पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य, जिसका जन्म 1935 के महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने 2500 से अधिक लेख, 30 पुस्तक का प्रकाशन किया। इसका निधन 2009 में हुआ था। उसकी प्रमुख रचनाएं अक्षरों की कहानी, इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीव इत्यादि इत्यादि हैं। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? नंदी नागरी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है 2 नंबर, या नंदी नागरी किसे कहते हैं? दक्षिण भारत के। अगला, विजयनगर के शासकों का लेख किस लिपि में मिलता है? नंदी नागरी लिपि में मिलता है। अशोक ने अपने समय के सिक्के पर किसका चित्र बनवाया था? राम सीता का चित्र बनवाया था। उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। 8वीं 9वीं सदी में देवनागरी लिपि का क्या थी? सर्व प्रादेशिक लिपि थी। नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ मिलता है? विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश में मिलता है। एलोरा में अनुपम करवा कैलाश मंदिर में काटकर बनाया गया था। जैन गणितज्ञ महाविचार ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। कर्नाटक प्रदेश का सरवनबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। किसके लिए है? जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला, देवनागरी लिपि की अक्षरता में स्थिरता कैसे आई? करीब 2 सदी पहले इस अक्षर के टाइप होने के कंप्यूटर विंटर का आविष्कार हुआ, तब इससे पुस्तकें छपने लगी, जिसके कारण क्या हुई? इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। अगला, लेखक ने किन भारतीय लिपि को देवनागरी लिपि से संबंध बताया है? जो लेखक है गुणाकर मूल्य ने, इसने देवनागरी लिपि का संबंध किस किस लिपि से बताया? बांग्ला लिपि से, नंदी लिपि से, नागरी लिपि इत्यादि का संबंध किससे? देवनागरी लिपि से बताया है। न नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। अगला, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं? नागरी लिपि को देवनागरी लिपि इसलिए कहा जाता है, कई कारण है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के किसने? गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि कहा जाता है। दूसरी, काशी के पंडितों का मत है काशी देवों की भूमि है, सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ था, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। इस प्रकार और अनेकों मत देखने को मिलता है। अगला, बहादुर क्या एक प्रकार का कहानी है, बता देते हैं। इसमें एक लेखक रहता है अमरकांत जी, उसकी पत्नी निर्मला, और उसमें का एक पुत्र किशोर रहता है। वह इसमें एक कहानी यानी नौकर के बारे में कहानी दिया गया, के बारे में वर्णन किया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक कौन? अमरकांत, जिसका जन्म जुलाई 1925 के उत्तर प्रदेश के नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? डिप्टी कलेक्टिव पुरस्कार मिला था। और इसकी रचना प्रमुख ये है, मौत का नगर, देश कुहासा इत्यादि है। इसका उपन्यास है सूखा पत्ती, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, 20 दीवार, बानर सेना, एक बाल उपन्यास भी लिखी है। बहादुर को अपने घर से क्यों निकाला गया था? क्वेश्चन है। बहादुर ने भैंस को पीटा था, इसलिए पूरा नाम उसका पहला का पूरा नाम क्या? दिल बहादुर था। जिसकी कल्पना कर, मैंने बहादुर को दुगुना पीटा था। बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भागा था। और बहादुर के पिता कहाँ मारे गए थे? युद्ध में मारे गए थे। बहादुर का उम्र क्या है? 12 से 13 वर्ष का। उसका मुंह चपटा है, रंग गोरा, हाफ पैंट हाफ शर्ट, गले में स्काउट और रुमाल, एक फटा हुआ जूता यानी भूरे रंग का पहना हुआ था। लेखक के घर
पर लेखक का बेटा किशोर उसे पहली बार मारा था। लेखक के घर पर सबसे पहले बहादुर को किसने मारा था? किशोरबा ने मारा था। मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठ गया था। रोटी न बनाने पर निर्मला यानी लेखक की पत्नी ने भी उसे मारा था। और जब रिश्तेदार आया 11 रुपये का चोरी का इंजाम लगाया, उसने कहा कि मेरे ख्याल से नौकर क्या होते हैं, चोर होते हैं। तो नौकर ने यानी कि नौकर नहीं, सॉरी, लेखक ने भी उसको मार दिया, जिसके कारण बहादुर उसका घर छोड़कर चला गया। बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर और एक पुरानी ताश की गड्डी थी। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। जब बहादुर को पहली बार किस प्रकार दिखा उसका वर्णन करे। लेखक अमरकांत की एक कहानी। पहली बार दिखे बहादुर, जब लेखक उसको खोजने जाता है नौकर को, तो बहादुर देखता है 12-13 साल का लड़का है, गोरा रंग है, चपटा सा मुंह मुंह उसका, हाफ पैंट हाफ शर्ट, भूरे रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिए हुए खड़ा था। अगला, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया? क्योंकि वह परिवार में दीदी यहाँ गया था, उसके यहाँ भी नौकर था, उसके मतलब भाई के यहाँ भी नौकर था, उसकी भाभी बैठी भी रहती थी, इसलिए उसको लगता था कि हम मुझे भी नौकर रखना होगा, इसलिए नौकर को लेखक को नौकर रखना जरूरी हो गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए। बहादुर ऐसा नहीं करता था। और एक दिन उसने क्या किया था? मम्मी के सबसे प्यारी भैंस को भरदम पीटा था और साथ में 2 रुपया लेकर भी भाग गया था। इसलिए बहादुर अपने घर से भाग गया था। मार खाने के डर से, मम्मी के मार खाने के डर से भाग गया था। अगला, बहादुर के आने से लेखक के परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा? जब बहादुर आया अपने लेखक यानी अमरकांत जी के यहाँ आए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? उसकी पत्नी ने सबको सुनाने लगी, हम अपने नौकर को परिवार वालों की तरह रखते हैं, ऐसे रखते हैं। बहादुर के होने से घर की स्थिति अच्छी से साफ सफाई होने लगा, सदस्यों को क्या होने लगा? आराम मिलने लगा। सभी जगह बहादुर ही काम करने लगा था, इसलिए उसकी पत्नी को क्या होने लगा था? आराम होने लगा था। अगला, किन कारणों से बहादुर ने एक लेखक का घर छोड़ा था? बताए कि जब कभी कभार बहादुर से गलती हो जाता था, उसको निर्मला और उसका पुत्र किशोर मारने लगता था। लेकिन अचानक एक दिन उसके घर में एक रिश्तेदार आता और 11 रुपये का चोरी का आरोप उस बहादुर पर लगा देता है। एकदम निच्चड़ आदमी, कंजूस था, झूठो का चोरी लगा देता है उस पर, जिसके कारण बहादुर और उसके बाद ये भी बोलता है कि नौकर मेरे ख्याल से चोर होते हैं। पहले तो लेखक की पत्नी निर्मला और किशोर मारता था, निर्मला और किशोर, उसके बाद लेखक भी क्या करने लगा? उसको मारने लगा। इसलिए बहादुर लेखक का घर छोड़कर चला गया। अगला, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका बहादुर पर क्या प्रभाव पड़ा? घर आए रिश्तेदार ने 11 रुपये के खो जाने का प्रपंच रचा। उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफी कठिनाई मार खाना पड़ा। उसके बाद वह अपने घर चला गया। बहादुर का चरित्र चित्रण करें। बहादुर कहानी का क्या प्रमुख पात्र है? इस पाठ के लेखक अमरकांत है। बहादुर जिसका घर कहाँ? बिहार नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। एक दिन माँ के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग आया था। लेखक ने बहादुर को अपने घर के नौकर बनाया। बहादुर 12 से 13 वर्ष का एक लड़का है, हंसमुख लड़का है। वह क्या एक हाफ पैंट और एक स्काउट और भूरे रंग का जूता पहना हुआ था, उसका मुंह चपटा था। वह लेखक के यहाँ परिवार के सदस्य के जैसा रहता था, परंतु कुछ दिनों बाद छोटी मोटी गलतियों के कारण गाली और मार मिलने लगा, जिससे बहादुर में चोरी पर आरोप लगाया। उसके बाद वह उदास होकर लेखक का घर क्या कर देता है? बहादुर छोड़ देता है। अगला, परंपरा का मूल्यांकन क्या? एक प्रकार का क्या है? यह एक निबंध है, प्रकार का निबंध है। इसका लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिसका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इसको निराला का साहित्य साधना पर कौन पुरस्कार? अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। इसकी प्रमुख रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद, उसका युग, भाषा और समाज, भारत की समस्या, विराम चिन्ह एवं बड़े भाई आदि। अगला, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उसके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगला, भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति इतिहास की देन है। बहुत प्रकार के लोग में जातीय है, मुख्यतः किसकी देन है? संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे?
लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीयता भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है जो एकता स्थापित करती है। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे बहुत लोग बहुजातीय का बोध होता है। इस यही दोनों जो एग्जाम प्रश्न है अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, अभिनयो, अभिनयो क्या प्रकार का ललित निबंध है? इस पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। इसका जन्म कहाँ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसका मूल निवास कहाँ था? एमपी यानी मध्य प्रदेश था। इसकी माता का नाम निर्मला देवी, पिता परमानंद वाजपेयी था। एक पतंग, अनंत में, थोड़ी सी जगह, फिलहाल इत्यादि इसकी रचनाएं हैं। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2004 ईस्वी में। लेखक 10 वर्ष पहले अभिनयो गए थे, यानी अपने मरने के 10 वर्ष पहले अभिनयो गए थे। अभिनयो कहाँ? दक्षिण फ्रांस में। किस नदी के किनारे? रॉन नदी के किनारे एक बसा हुआ शहर है। अभिनयो पहले किसकी राजधानी हुआ करती थी? अभिनयो पहले पॉप की राजधानी हुआ करती थी। अभिनयो का पूरा नाम विलेनव अभिन्यू ला अभिनयो था। अभिनयो क्या है? एक ईसाई मठ है जिसका नाम क्या है? ला शत्रुजा। क्वेश्चन पूछता है ला शत्रुजा कहाँ है और वह क्या है और वह कहाँ बसी? ला शत्रुजा के एक प्रमुख ईसाई मठ है जो दक्षिण फ्रांस में रॉन नदी के किनारे स्थित है। रॉन नदी के किनारे मुख्य रूप से दो शहर है, कौन कौन? अभिनयो और विलनाव। लेखक अभिनयो में कब दिन कितना दिन तक रहे थे? लेखक जब अभिनयो गए थे कितना दिन तक रहे थे? 19 दिन तक रहे थे। 35 तो कविता उसने लिखा था। लेखक अपने साथ कौन क्या क्या लेकर गए थे? अभिनयो टाइपराइटर, 34 पुस्तक, कुछ संगीत लेकर गए थे। अभिनयो क्या? फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र है। नदी के किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है। लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करता है। नदी लेखक की समानता कविता से करते हैं। किससे? कविता से। अगला, अभिनयो क्या है और वह कहाँ बसती था? अभी तुरंत बताएं। अभिनयो क्या है? दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के बसा हुआ क्या एक पुराना शहर है। अगला, हर वर्ष अभिनयो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? हर वर्ष अभिनयो के गर्मियों में एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। अगला, ला शत्रुजा क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? ला शत्रुजा क्या? अभिनयो शहर में ईसाई धर्म का प्रमुख मठ है, परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया है। अगला, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह नदी के साथ जल में क्या हो रहा है? वह भी बह रहा है। अपने आप को महसूस करते हैं लेखक जी। अगला, नदी और कविता में क्या समानता है? नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं? नदी और कविता में समानता बताते हैं कि जिस तरह कई जगहों से आकर जल किसमें मिल जाते हैं? नदी में मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कई जगह से शब्द आकर कहाँ मिल जाते हैं? कविता में। जिस प्रकार कई जगहों से जाकर जल नदी में मिलते हैं, उसी प्रकार कई जगहों के शब्द आकर किसमें? कविता में मिल जाते हैं। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार कविता का भी कोई अंत नहीं होता। जिस प्रकार नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता को पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं। अगला, मछली। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इसका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसकी प्रमुख रचनाएं नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय। यह कहानी मछली कहानी कहाँ से लिया गया? महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है। इसको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पिताजी बाजार से 3 मछलियां लाए। कितना मछली? 3 ठो मछली लाया था, जिसमें एक तो क्या था? मर गया था। घर में मछली कौन खाते थे? केवल लेखक के पिताजी ही खाते थे। मछली को लेकर बच्चे कहाँ घुस गए? पतली गली में, क्योंकि बाजार का दिन था, रोड पर भीड़ था और इस गली से उसका घर जाने में शॉर्टकट पड़ता था। संतु मछली को देखकर क्यों हिचक रहा था? संतु मछली को छूने में हिचक रहा था, क्यों? क्योंकि काट लेने के भय से। बच्चे एक मछली को लेकर क्या करना चाहते थे? बच्चे सब चाहते थे कि मछली को हम कुएं में डाल दें, जब खेलने का मन होंगे तो बाल्टी से निकाल लेंगे, उसके बाद खेलने के बाद फिर उसको कुआं में ही दे देंगे। अगला, दीदी ने बताया कि मरी हुई मछली मछली की आंखों में परछाई नहीं बनती है। किसने बताया? दीदी ने बताया कि जो मछली मरा हुआ रहेगा उसकी आंखों में परछाई नहीं दिखेगा, जो जिंदा रहेगा उसकी आंखों में परछाई दिखेगा। दीदी मछली की तरह तड़प रही थी। माँ मसाला पीस रही थी।
कौन मसाला पीस रही थी? माँ मसाला पीस। भग्गू मछली काटा था। भग्गू मछली काटा था। भग्गू का कौन था? घर का नौकर था। पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने के लिए कहा था। किसका हाथ पैर? नरेन का हाथ पैर। अगला, झोले में मछली लिए बच्चे दौड़ से पतली गली में क्यों घुस गए? क्योंकि हटिया का दिन था, बाजार का दिन था, मेन रोड पर बहुत ज्यादा भीड़ होते हैं और तो गली जो था उसका, उससे उसका घर, बच्चे सबका घर नजदीक पड़ता था, इसलिए झोले में मछली लिए बच्चे लोग गली में दौड़ गए, मतलब घुस चले गए। अगला, मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषाएं थी? मछलियों को लेकर बच्चे की अभिलाषाएं थी कि वह खेलना चाहता था उसके साथ। जब उसको खेलने का मन करेगा तो पहले मछली को नदी कुआं में रख देगा। जब खेलने का मन करेगा तो बाल्टी लेकर कुआं से मछली निकाल लेगा। उसके बाद फिर खेल लेगा, फिर उसके बाद उसको वापस कुआं में ही दे देगा। यही अभिलाषाएं थी, यानी खेलने की अभिलाषाएं। मछलियां लिया घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? जब मछली घर लाया तो आधा बाल्टी पानी लिया, उसके बाद उसमें डालकर सब लोग खेलने लगते हैं। अगला, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं मछली हमको काट ना ले, मछली हमको काट ना ले। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? मछली के बारे में दीदी ने बताया था कि जो मछली जिंदा रहेगा उसमें उसका क्या छवि यानी परछाई दिखेगा, और जो मरा हुआ रहेगा उसमें उसकी परछाई नहीं दिखेगा। संतु क्यों उदास हो गया? क्योंकि संतु का मछली को लेकर खेलने का मन करता था, लेकिन पिताजी उसको मछली को खाने के लिए लाए थे, इसलिए संतु इसलिए उदास था। घर में मछली कौन कौन खाता था? वह कैसे बनाई जाती थी? घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को बनाने के लिए एक मोटे लकड़ी का पाट आता, उसमें काटकर बनाई जाती थी। दीदी कहाँ थे और क्या कर रहे? दीदी घर में थी और वह रो रही थी। अरे अरे कहता हुआ भागो, किसके पीछे भागा? अरे अरे कहता हुआ भागो संतू के, यहाँ पे संतू होगा, संतू के पीछे भागा, मछली लेने के लिए भागा, क्योंकि संतू मछली को लेकर कुएं में देने जा रहा था। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है? मछली और दीदी में यह समानता दिखाई पड़ती है कि दोनों एक तरफ से पिताजी के दुर्व्यवहार के कारण पीड़ित है। एक तो मछली पिताजी को खाने के लिए बनाई जा रही है, और जिससे मछली तड़प रही है, और दीदी भी पिताजी के मार के कारण तड़प रही है। अगला, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत क्या प्रकार का व्यक्ति चित्र है? इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, जिसका जन्म 1977 में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हुआ था। इसको राजीव गांधी पुरस्कार, राज पुरस्कार, हेमंत समृद्धि, कविता पुरस्कार इत्यादि सब मिला गया। इसका अर्थ है, नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार में बजने वाला मंगल ध्वनि। नौबत खाने का क्या अर्थ होता है? प्रवेश द्वार में बजने वाला मंगल ध्वनि। इबादत का अर्थ होता है उपासना। काशी संस्कृति का केंद्र। संस्कृति का केंद्र किसे कहा जाता है? काशी को संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। शहनाई के पर्याय भी कहलाते थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के पर्याय भी कहलाते थे। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, यानी उसको सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमरांव बिहार में हुआ था। काशी में गंगा, बाबा विश्वनाथ, बालाजी का मंदिर है। बिस्मिल्लाह खां मन्नत मांगते थे कि मेरी सुर ठीक रहे। इस पाठ में किस पर्व का, मुहर्रम पाठ का जिक्र किया गया है? का बिस्मिल्लाह खां सुशीर बाजो बजाते थे। सुशीर बाजो उसे कहते जो कि फूकर बजाया जाता है। शहनाई क्या एक नरकट से बनाया था, जो नरकट का एक प्रकार का घास है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उत्साद खां हुसैन कहाँ के निवासी थे? डुमरांव के निवासी थे। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या नहीं बजाते थे? शहनाई नहीं बजाते थे। काशी में मरना क्या माना जाता है? मंगल माना जाता है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है। डुमरांव की महत्ता। डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? डुमरांव में नरकट नामक पेड़ का पौधा उगाया जाता है, जिसे शहनाई यानी सुशीरवाद्य बनाया जाता है, और वह इधर उधर अधिक मात्रा में नहीं मिलता है, इसलिए डुमरांव की महत्ता है। सुशीरवाद किसे कहते हैं? शहनाई को सुशीरवादी कहा जाता है। इसे मुंह से फूंक मारकर बजाना पड़ता है। शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? अरब देशों में शहनाई शब्द जैसी वस्तु को नए कहकर बुलाया जाता, क्या कहकर? नए कहकर बुलाया जाता है। शहनाई
को वहाँ सहाने कहकर बुलाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे शहनाई के नाम से बुलाया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति पर कहीं सटीक जानकारी भी नहीं दी गई है, हर जगह अलग अलग जानकारी दी गई है। इस मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दे। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफी घनिष्ठ था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे क्या करते थे? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो वह काशी की ओर मुंह करके प्रणाम करके शहनाई बजाते थे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जन्म और कर्म भूमि को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगला है शिक्षा और संस्कृति। क्या एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में। इसका उपनाम राष्ट्रपिता बापूजी। महात्मा गांधी माता का नाम है पुतली बाई, पिता का नाम और पति का नाम पिता का नाम पिता होगा मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ पर पिता होगा, यहाँ पति लिखा गया, यहाँ पे पिता होगा। महात्मा गांधी का पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे। रहे गए कब थे? 1893 में गए थे। 1893 से 1914 तक वहां पर वकालत की पढ़ाई की थी और 1915 में वह दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। गलत। सत्याग्रह आंदोलन बिहार में क्या था? बिहार के चंपारण में। कहाँ क्या था? बिहार में। कहाँ? बिहार में। बिहार में। हम्म। गांधी जी अपना हथियार सत्य और अहिंसा को मानते हैं। वह बढ़िया शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध और हृदय की शांति को मानते हैं। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उसको किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था। गांधी जी को सबसे पहले बापू कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने बुलाया था। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर उसके बाद गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले गुरुदेव कहा था। गांधी जी की प्रसिद्ध पत्र है यंग इंडिया और हरिजन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1915 में गांधी जी ने किसकी स्थापना की? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? गांधी जी के बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध वाले। अहिंसक माने किसी जीव को बिना क्षति पहुंचाए, हानि पहुंचाए, उसे अहिंसा कहते हैं। गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं, जिससे मनुष्य आपके चरित्रों का निर्माण हो सके। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना सीखना क्यों जरूरी है? मस्तिष्क के विकास के लिए इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना क्या अति आवश्यक है। ऐसा करने से मनुष्य अपने जीवन समय पर विकास कर पाता है। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय केवल किताबी ज्ञान से नहीं होना चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे किसकी शरीर बुद्धि आत्मा तीनों का क्या हो? विकास हो। किसका किसका? शरीर बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो। अगला गांधी जी नहीं, अगला मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे होगा? गांधी जी के अनुसार बच्चे लिखना पढ़ने के साथ साथ कुछ कारीगरी और तालीम सीख लेंगे, तब उसके मस्तिष्क और आत्मा का विकास होगा। अगला गांधी जी शिक्षा का ध्येय क्या मानते हैं और क्यों? गांधी जी शिक्षा का ध्येय व्यावहारिक शिक्षा को मानते हैं। क्यों? जब बच्चों का चरित्र निर्माण के साथ साथ उसे साहस बल इत्यादि का निर्माण हो सकता है।